जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बकौल शायर। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी तो कोई देर से जाने वाला है। यात्रा करना मुझे प्रिय था, उससे दुनिया की जानकारी बढ़ती थी। बचपन में लगभग सभी यात्राएं फूफा जी के साथ की थी। विवाह के बाद कुछ और यात्राएं प्रभा और फूफा जी के परिवार के साथ, फिर कुछ यात्राएं मां प्रभा और दोनों बच्चों के साथ। किसी भी यात्रा में हम बिना मां को साथ लिए नहीं जाते थे। मां ने हम सबसे ज्यादा यात्राएं की थी, लगभग पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात। मैं प्रभा, मां और बच्चों के साथ अनेक यात्राओं पर गया। मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, खाटू श्याम, धार्मिक यात्राएं कह सकते हैं। मसूरी, नैनीताल, लैंडसडॉन, जयपुर, उदयपुर को पिकनिक कह सकते हैं। प्रभा को यात्रा करना प्रिय था, अपने परिवार के साथ। वो इन यात्राओं में सदा प्रसन्न रहती। बच्चों को नए स्थान दिखाना हम दोनों को अत्यंत प्रिय था। तब समस्त भारत का मध्यम वर्ग यह आनंद ले रहा था। अत्यंत सामान्य बात थी। पूरे साल काम पर जाओ और साल में परिवार के साथ 2-3 यात्राओं पर जाओ, आकर पुनः काम पर लग जाओ। मई 2020 तक इसमें कोई भी असामान्य बात नहीं थी। मार्च 2020 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बारे में कोई नहीं जानता था। वैश्विक महामारी का कोई अधिक अनुभव कई पीढ़ियों से नहीं था। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कुछ महामारियां आई थीं, परंतु यह सब इतना संक्रमणकारी और भयानक नहीं था जितना कोरोना वायरस। किसी को स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि 2 साल तक पर्यटन ठप हो जाएगा। सब्जी लेने भी मास्क पहनकर जाना पड़ेगा, उसके बाद भी जोखिम होगा। कोरोना वायरस से पहले की दुनिया बहुत अलग थी। अब पर्यटन पर जाने की बात तो बहुत दूर थी। लोग घर से ऑफिस का काम करने लगे थे। घर से बाहर निकलने पर पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे। मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगता था। सबसे विशेष यात्रा प्रभा के साथ हमारी रांची और जमशेदपुर की थी। प्रभा के छोटे भतीजे की सगाई का अवसर था। लड़की का परिवार जमशेदपुर में था। प्रभा के बड़े भाई ने रेल की टिकट के लिए हमसे पूछा। हमें उससे एक यात्रा का अवसर दिखाई दिया। हमने उनसे कहा कि हम अपने आप समय पर दिल्ली से जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। मैंने दिल्ली से रांची तक हम सबकी हवाई टिकट करा ली। रांची से जमशेदपुर सड़क का रास्ता था। बच्चों को सभी बच्चों की तरह हवाई यात्रा अत्यंत प्रिय थी। रांची में हम 1 दिन के लिए रुके। क्रिकेट स्टेडियम, धोनी का घर और रांची की झीलें देखी। मां प्रभा और बच्चों को यह प्राचीन शहर भा गया। 2 दिन बाद हम टैक्सी से रांची से जमशेदपुर की ओर चले। झारखंड का नाम उसके दर्शन जैसा ही था। मेरे लिए ये संथाल जनजाति का राज्य था। संथाल झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। यह भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। हम निरंतर झारखंड की प्राचीन बंजर सी भूमि देख रहे थे। आत्मसात कर रहे थे कि सदियों से यहाँ के लोगों का कठिन जीवन कैसे बीता होगा। वाहन चालक ने बताया कि मुख्य मार्ग से हटकर एक सुंदर जलप्रपात है, जिसका नाम है दशम जलप्रपात। हमें तो हाँ ही कहना था। मुख्य मार्ग छोड़कर कार अंदर पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगी। कुछ ही किलोमीटर की वीरानी देखकर समझ में आ गया कि यह एक यादगार क्षण होने वाला है। बहुत आगे पहाड़ के ऊपर एक भारी जलप्रपात गिर रहा था। एक नदी ही थी जो पहाड़ से उस वीरान उजाड़ जंगल में गिर रही थी। हम सब के लिए यह एक यादगार क्षण था। काश मैं वक्त को यहीं रोक लेता। काश। दोनों बेटियां जब बड़ी होने लगी तो उनका जन्म दिवस मनाने का हमने एक नया तरीका खोजा। दोनों का जन्म दिवस अक्टूबर में आता था। हम अपना घूमने का वार्षिक कार्यक्रम बारी बारी से उन दोनों बच्चों के जन्म दिवस पर बनाने लगे। बड़ी बेटी नंदनी के जन्म दिवस पर प्रभा पहली बार नैनीताल गई। मैं स्कूल और कॉलेज के दिनों में अपने कुछ दोस्तों के साथ 2 बार पहले भी नैनीताल आ चुका था, पर वो 25 साल पहले की बात थी। नैनीताल प्रभा को खूब पसंद आया। अक्टूबर की सर्दी सुबह और शाम को दिल्ली की जनवरी की सर्दी जैसी चुभ रही थी, पर सब उस मौसम का आनंद ले रहे थे। हमारे साथ इस बार दीदी और उनकी बेटी भी थी। नैनीताल की खूबसूरत झील के किनारे बने होटल में हमने अत्यंत उल्लास से बड़ी बेटी नंदनी का जन्मदिन मनाया। झील में सबने बोटिंग की। रात को छोटी बेटी का जन्मदिन अग्रिम तौर पर मनाना था। अब सिर्फ यादें रह गई हैं। मेरे पी को पवन किस गली ले चली, कोई रोको मेरी जिंदगी ले चली। वक्त बीजा था, बोया था जिसके लिए, मैंने पल पल संजोया था जिसके लिए, मेरी दिन रात की रोशनी ले चली।
यात्राओं की बात एक यात्रा के जिक्र किए बिना अधूरी रह जाएगी। मेरी ससुराल यात्रा, जी नहीं, जेल यात्रा नहीं, प्रभा के गांव की यात्रा। अत्यंत अचरज की बात थी कि चाहते हुए भी अपनी 21 साल की विवाहित जिंदगी में एक रात भी मैं प्रभा के गांव में नहीं रुका था। इसका सबसे बड़ा कारण था वहां बिजली 2-4 घंटे ही आती थी। प्रभा के पिता और भाई नहीं चाहते थे कि मुझे कोई तकलीफ हो। इतने संवेदनशील लोग थे। मैंने शायद एक आध बार कहा भी कि मैं रुक जाता हूं, पर उन्होंने मना कर दिया कि आपको बिना बिजली के परेशानी होगी। फिर ये बात शायद आई गई हो गई। ससुराल यात्रा की 2 प्रक्रियाएं थी। पहली, जब प्रभा को साल में एक आध बार गांव रुकने जाना होता तो हम सुबह 10 बजे दिल्ली से निकलते और दोपहर 1 बजे तक गांव पहुंच जाते, जो दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में था। जाते ही मुझे चाय दी जाती, फिर आधे घंटे बाद दोपहर के भोजन का समय हो जाता। भोजन के बाद मैं प्रभा के पिता के साथ खटिया पर बाहर छाया में बैठ जाता। बिजली अक्सर नहीं होती थी। शाम के 4 बजते ही मैं वापस दिल्ली की ओर चल पड़ता, अगले हफ्ते प्रभा को वापस लाने के लिए। दूसरी प्रक्रिया भी पहली प्रक्रिया के समान ही थी। उसमें उसी दिन प्रभा शाम के 4 बजे मेरे साथ वापस चल देती। साथ में चलती बहुत सारी ताजी सब्जियां जो खेतों से तोड़कर कार में रख दी जाती। दिल्ली से गांव आते और जाते हुए मैं प्रभा और बच्चों को हंसाता हुआ जाता, जानबूझकर अजीब साइन बोर्ड पढ़ता हुआ चलता। वो देखो, रेडिसन ग्रीन एक छोटे से ढाबे पर लिखा हुआ दिखता। बच्चे मुस्कुराते, प्रभा जोर से हंसने लगती। प्रभा की हंसी मेरी जान थी। उसका हंसता दमकता मासूम चेहरा मेरे लिए ब्रह्मांड को जान लेने के समान था। ये जमी रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। प्रभा के पिताजी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। सुना था बचपन में हिंदी फिल्मों में कलाकार बनने के लिए बंबई भाग गए थे। तब बंबई ही था, मुंबई नहीं। भारत के हजारों लोग पिछले कुछ सालों तक अपनी जवानी में ऐसा सदा करते ही आए थे, तो कोई नई बात नहीं थी उसमें। प्रभा के पिताजी खेती करते थे और खेती की अच्छी समझ रखते थे। उन्हें राज्य के कृषि विभाग से कई पुरस्कार भी मिल चुके थे। मैं उनसे फसलों की बात करता, वो नए बीजों के बारे में मुझे जानकारी देते। हम दोनों में एक सरल संबंध था। एक रात वो अपने खेत पर सो रहे थे। अचानक किसी अनजान व्यक्ति ने उनके सिर पर गोली मार दी। शायद वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाई। अजीब जीवट था। प्रभा के पिता उठे और खेत से घर पैदल पहुंच गए और अपने एक बेटे को गोली दिखाई। उन्हें तुरंत ग्रेटर नोएडा के एक बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। रात को 2 बजे मैं और प्रभा भी दिल्ली से पहुंचे। उनका इलाज चला, ठीक हो गए। कुछ महीनों घर में रहे, बहुत कमजोर हो गए थे। फिर वो एक दिन परमात्मा में लीन हो गए। अत्यंत दुखद घटना थी वह।